Hello everyone, I am Advocate Joydeep Singh and welcome to JD Judicial Classes. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में दैट इज 5th लेक्चर ऑफ सीआरपीसी में एफआईआर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर किया था। आज हम एफआईआर दर्ज होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है सारा वो समझेंगे, जिसमें कि हम सेक्शन 157 से लेकर सेक्शन 161 के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप पूरा लेक्चर ध्यान से सुनिए और बेरेक जरूर पढ़िए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर करिए ताकि आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस मिल सके। देखिए, आज हम पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर को समझने के लिए और बेरेक की लैंग्वेज को पढ़ने से पहले पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर को हम एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे और एक पिक्चर क्रिएट करेंगे ताकि हम कॉन्सेप्ट को समझ सकें। और कॉन्सेप्ट समझना ही मेन है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप बेरेक की लैंग्वेज बहुत ही इजीली समझ लेंगे। हम इन्वेस्टिगेशन के सारे प्रोसीजर को बहुत ही इजीली एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लो आपके आसपास कोई क्राइम हुआ। आपने क्या किया, आप पुलिस स्टेशन गए। आपने पुलिस स्टेशन में जाके बताया कि क्या क्राइम हुआ, कि अगर वो ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल के लिए एफआईआर रजिस्टर उठाएगा और एफआईआर दर्ज करेगा। और मान लो वो क्राइम जो हुआ है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस ऑफिसर एनसीआर रजिस्टर उठाएगा और एनसीआर काटेगा। मान लो हम ये सिचुएशन लेते हैं कि जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसके लिए एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। अब जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई तो अब क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर, उसको हम समझेंगे। एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद जो पुलिस ऑफिसर है वो मौके पे जाएगा या वो अपने सबॉर्डिनेट को मौके पे भेजेगा। वहां जाने के बाद वो फॉरेंसिक की टीम को बुलाएगा, वहां पे एविडेंसेस को कलेक्ट करेगा जैसे कि फिंगरप्रिंट्स, और साथ ही साथ फोटोग्राफ्स लेगा। और आपने अक्सर एक और चीज नोट करी होगी कि जिस पोजीशन में व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ उसके आसपास एक चौक से निशान लगाया जाएगा, जिसको हम कोर्ट या पुलिस की भाषा में बोले तो नक्शा नजरी बनता है। नक्शा बनाया जाता है पूरा एरिया का। पुलिस ऑफिसर ड्रामेटिकली बनाता है उसे डायग्राम के साथ। उसके आसपास एक रफ आइडिया लेता है कि आसपास कौन कौन सी शॉप्स हैं और वो रोड कौन सी रोड है, पूरा एक मैप बनाता है। फिर पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, फिर पुलिस ऑफिसर आसपास लोगों से पूछताछ करेगा। जो आई विटनेस होंगे उनके नाम लिखेगा, उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगा और ये सारी चीजें केस डायरी में लिखेगा। हर एक केस की एक केस डायरी होती है इन विच द पुलिस ऑफिसर राइट्स ईच एंड एवरीथिंग, किस टाइम किससे कितनी बार मिला और क्या स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए। ये तो है इन्वेस्टिगेशन। अब इसमें कुछ सिचुएशंस है कि मान लो स्टार्टिंग में ही जब पुलिस ऑफिसर को पता चला था कि कोई क्राइम हुआ, उस टाइम मान लो कि पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये सीरियस क्राइम नहीं हुआ। देन पुलिस ऑफिसर ना खोज जाएगा ना वो अपने सबॉर्डिनेट को भेजेगा मौके पे। और अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ऐसा कोई क्राइम हुआ ही नहीं या कोई सफिशिएंट कॉज है ही नहीं इन्वेस्टिगेट करने का, तो वो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा मैटर को। प्लस यहाँ पे समझने के लिए एक और चीज है कि जब भी एफआईआर पुलिस ऑफिसर रजिस्टर्ड करेगा उसके बाद पुलिस ऑफिसर जल्द से जल्द अकरेंस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, जो मैजिस्ट्रेट मैटर का कॉग्निजेंस लेगा बाद में। वो इसलिए भेजेगा कि जब भी कोई एफआईआर रजिस्टर्ड होती है मैजिस्ट्रेट को पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी वारदात हुई है या ऑफेंस हुआ है। पुलिस ऑफिसर इन टच रखेगा मैजिस्ट्रेट को, क्योंकि अल्टीमेटली जो मैटर है वो मैजिस्ट्रेट के पास ही जाएगा और ताकि उसमें कोई गड़बड़ी ना हो सके इसलिए। वो अकरेंस रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर लेके जाएगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया होगा ऑफिसर को। हर एरिया का एक पुलिस ऑफिसर होता है जो सारी फाइलों को अगले दिन या उसी दिन लेके जाता है मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास। उस पुलिस ऑफिसर की जिम्मेवारी बनती है कि वो अकरेंस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाए जल्द से जल्द। वो अकरेंस रिपोर्ट में क्या होता है, वो अकरेंस रिपोर्ट में एफआईआर की कॉपी होती है और साथ ही साथ पुलिस ऑफिसर लिख के देता है, एंडोर्स करता है कि मैं मैटर का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं या मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा हूं। दो चीजों में से कुछ भी एक लिख के देगा पुलिस ऑफिसर। मान लो पुलिस ऑफिसर लिख के देगा
कि मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, देन जो मैजिस्ट्रेट होगा वो फाइल को साइड पे लिख देगा। लेकिन मान लो पुलिस ऑफिसर ने लिख दिया कि मैं इन्वेस्टिगेट नहीं करूंगा, सो जब पुलिस ऑफिसर उसमें लिख देगा कि मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा हूं, सो मैजिस्ट्रेट के पास ऑप्शंस हैं। मैजिस्ट्रेट बोल सकता है कि नहीं आप इन्वेस्टिगेट करोगे, या मैजिस्ट्रेट एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी करा सकता है अपने सबऑर्डिनेट से ये जानने के लिए कि इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। सो अब हमने कवर कर लिया है सेक्शन 157 से लेकर 161 तक। सो हमने जितने भी टॉपिक को कवर किया अभी एग्जाम्पल के साथ, हम हर टॉपिक को सेक्शन वाइज पढ़ेंगे। ये सारी चीजें आपको सेक्शन 157 से लेकर 161 में मिलेगी। सो अब आप डायरेक्ट पढ़िए और सेक्शन 157 पढ़िए। तो सेक्शन 157 ऑफ सीआरपीसी में लिखा है कि इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज मींस इंफॉर्मेशन रिसीव्ड मींस आप पुलिस स्टेशन गए, आपने एफआईआर दर्ज कराई, और अदरवाइज मींस टेलीफोन करके किसी व्यक्ति ने पुलिस ऑफिसर को बताया क्राइम के बारे में, सो वहां से इंफॉर्मेशन मिली। सो कहीं से भी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास आई जिसके कारण ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को एक शक हुआ, सस्पेक्ट हुआ कि कोई ऑफेंस हुआ है, और साथ ही साथ उसके पास पावर है इन्वेस्टिगेट करने का सेक्शन 156 में। सो अब पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, अकरेंस रिपोर्ट भेजेगा टू द मैजिस्ट्रेट जो हम पढ़ चुके हैं, और साथ ही साथ पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, मौके पे जाएगा या वो अपने सबऑर्डिनेट को मौके पे भेजेगा एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए, डिस्कवरी करने के लिए, और साथ ही साथ अगर ऑफेंडर को अरेस्ट करना है तो उसके लिए। इसी में फर्स्ट प्रोवाइजो में लिखा है कि अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये जो ऑफेंस हुआ है वो सीरियस नेचर का नहीं है, तो फिर वो खुद भी नहीं जाएगा और ना ही सबऑर्डिनेट को भेजेगा। या फिर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि सफिशिएंट कॉज नहीं है इन्वेस्टिगेट करने का, दैट इज मान लो उसे लगता है कि कोई क्राइम हुआ ही नहीं, सो वो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। यही बी क्लॉज में लिखा है। सो इसके नेक्स्ट प्रोवाइजो में लिखा है कि अगर कोई रेप विक्टिम है तो आप उसके रेजिडेंस में जाके उसके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे और कोशिश करेंगे कि महिला पुलिस ऑफिसर हो, और साथ ही साथ उसके रिलेटिव्स या सोशल वर्कर या पेरेंट्स या गार्जियन मौजूद हो जब स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करे जाए। सो अब सेक्शन 157 क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है कि अगर प्रोवाइजो ए और बी, दैट इज अगर कोई सीरियस नेचर का नहीं है ऑफेंस और पुलिस ऑफिसर ऑन द स्पॉट नहीं जा रहा है या इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, तो वो पुलिस ऑफिसर अपना रीजंस बताएगा। और अगर बी क्लॉज, दैट इज इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल भी पुलिस ऑफिसर नहीं कर रहा है, तो वो इन्फॉर्मेंट को जरूर बताएगा। उसका कारण ये है ताकि जो इन्फॉर्मेंट है वो प्रोटेस्ट पेटिशन डाल सके, मींस पेटिशन बिफोर द मैजिस्ट्रेट कि इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सो इससे कवर हो गया हमारा सेक्शन 157। सो हमने पढ़ा था जो अकरेंस रिपोर्ट है वो पुलिस ऑफिसर लेके जाएगा। सो उसके बारे में सेक्शन 158 में लिखा है कि जो 157 में रिपोर्ट है दैट इज अकरेंस रिपोर्ट, वो पुलिस ऑफिसर लेके जाएगा जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने जनरल या स्पेशल ऑर्डर से अपॉइंट किया गया है। सो अब मान लो कि वो अपॉइंटेड पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट लेके मैजिस्ट्रेट के पास पहुंच गया। सो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि वो अकरेंस रिपोर्ट में पुलिस ऑफिसर लिखेगा कि या तो मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं मैटर को या मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा हूं। सो अगर पुलिस ऑफिसर लिखता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं तो मैजिस्ट्रेट उस फाइल को साइड पे रख देगा पढ़ने के बाद। और अगर पुलिस ऑफिसर ने लिख दिया कि मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा हूं मैटर को, देन सेक्शन 159 कम्स इनटू पिक्चर। सो अब आप सेक्शन 159 पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है कि ऑन रिसीविंग सच रिपोर्ट जो मैजिस्ट्रेट है वो क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकता है कि नहीं आप इन्वेस्टिगेट करो मैटर को, या वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी बिठा सकता है ये जानने के लिए कि इन्वेस्टिगेशन इस केस में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अदरवाइज टू डिस्पोज ऑफ द मैटर, दैट इज आप कंप्लेंट के थ्रू आइए और कंप्लेंट रजिस्टर्ड करिए
सो अदरवाइज डिस्पोज ऑफ करेंगे हम, मीन्स नॉट फ्रॉम FIR बट फ्रॉम द कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स। सो अब हम लास्ट 2 सेक्शंस को कवर करेंगे, दैट इज सेक्शन 160 एंड सेक्शन 161। सो इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल देखिए कि मान लो आपके सामने कोई मर्डर हुआ या कोई एक्सीडेंट हुआ। सो अब पुलिस ऑफिसर के पास उस केस में FIR रजिस्टर्ड हुई। सो वो पुलिस ऑफिसर पूछताछ करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा और जानकारी हासिल करेगा उन व्यक्तियों से जिनके सामने ये ऑफेंस हुआ। सो अगर वो आपको जिसने क्राइम या ऑफेंस होते हुए देखा है उनको पुलिस स्टेशन बुलाएगा तो सेक्शन 160 लगेगा। और अगर पुलिस ऑफिसर मौके पे जाएगा जहां पे क्राइम हुआ या किसी भी प्लेस को विजिट करेगा और वहां जाके स्टेटमेंट्स लेगा तो सेक्शन 161 लगेगा। सो पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए अपने पास अगर बुलाएगा तो सेक्शन 160 और खुद जाएगा तो सेक्शन 161। सो अब आप पढ़िए सेक्शन 160। So any police officer making investigation under this chapter means chapter 12 में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। Order in writing means written order होना चाहिए। Require the attendance means उस व्यक्ति को बुलाएगा जिसे केस के बारे में पता हो या जिसके सामने ऑफेंस हुआ हो। इसमें प्रोवाइजो भी है जिसमें मेंशन्ड है कि कोई व्यक्ति जिसकी एज 15 ईयर से कम है या उसकी एज 65 से अबव है या कोई वुमेन है या कोई ऐसा व्यक्ति जो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है। सो आपने अगर इन व्यक्तियों से पूछताछ करनी है तो आप इनके ही रेजिडेंस जाएंगे, इन्हीं के पास जाएंगे और ना कि इन्हें बुलाएंगे। और सेक्शन 160 क्लॉज 2 में सिंपली ये लिखा है कि पुलिस ऑफिसर एक्सपेंसेस भी देगी जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी कि उस विटनेस का आने का खर्चा वो सरकार उठाएगी। इसमें मैं आपको एक प्रैक्टिकली ये बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में पुलिस ऑफिसर ज्यादातर रिटन ऑर्डर नहीं देते। प्रैक्टिकली पुलिस ऑफिसर कॉल करके या किसी के थ्रू इंफॉर्मेशन भेज के उस व्यक्ति को पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं। इसमें एक और पॉइंट है कि अगर पुलिस ऑफिसर ने आपको बुलाया और आप नहीं गए तो सेक्शन 174 ऑफ इंडियन पीनल कोड लग सकता है, नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट। सो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 161। So any police officer making an investigation under this chapter, that is chapter 12, examine orally any person who is acquainted with the facts of the case। और जो पुलिस ऑफिसर ओरली एग्जामिन करेगा उसको रोट डाउन भी कर सकता है, दैट इज स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड कर सकता है और हर एक स्टेटमेंट का सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, जो कि सेक्शन 161 क्लॉज 3 में लिखा है। सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड मींस मान लो 4 विटनेस है और चारों ने सेम स्टेटमेंट्स दी। सो पुलिस ऑफिसर ने ऐसा नहीं करना कि एक ही स्टेटमेंट लेने के बाद सेम एज ए सब में वही लिख दे। सो वो सभी व्यक्तियों की सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड बनाएगा, दैट इज सबके अलग अलग स्टेटमेंट्स लेगा। सो नो मैटर वो सेम स्टेटमेंट्स दे रहे हैं लेकिन वो सब व्यक्तियों से अलग अलग स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगा। इसमें एक और एडिशनल पॉइंट है, जब पुलिस ऑफिसर एग्जामिन कर रहा है और कोई व्यक्ति उस पुलिस ऑफिसर को रिफ्यूज करता है आंसर करने के लिए, देन सेक्शन 179 ऑफ इंडियन पीनल कोड विल अप्लाई, जिसमें कि 6 महीने तक की सजा और 1000 रुपए तक का फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। सो यहीं पे आ जाता है सेक्शन 161 क्लॉज 2, दैट इज दैट पर्सन इज बाउंड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस विच इज बीइंग पुट बाय दैट पुलिस ऑफिसर। बट यहाँ पे एक और पॉइंट है कि वो व्यक्ति बाउंड है आंसर करने के लिए, बट दैट पर्सन इज नॉट बाउंड टू आंसर सेल्फ इंक्रीमेटिंग क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल, ए नाम का कोई व्यक्ति है जो कि बी नाम के व्यक्ति के घर चोरी करने गया, जहां पे बी नाम का व्यक्ति ऑलरेडी डेड पाया गया, तो पुलिस ऑफिसर ए से पूछ सकती है सारी वारदात, लेकिन जहां पे पुलिस ऑफिसर बोलेगी कि आप वहां पे क्या कर रहे थे, सो वो व्यक्ति अगर वो बताएगा कि मैं वहां चोरी करने गया था तो वो फंस सकता है। सो वो व्यक्ति उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बाउंड नहीं है।
उसमें वो साइलेंट रह सकता है। इसी पॉइंट में आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन्ड है दैट इज पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बिकम विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि आप अपने खिलाफ बोलो ये आप फोर्स नहीं कर सकते। सो सेक्शन 161 में लास्ट टॉपिक्स में भी प्रोवाइजो पार्ट में आप स्टेटमेंट्स की ऑडियो या वीडियोग्राफ्स ले सकते हैं, और अगर कोई क्राइम किसी वुमेन के अगेंस्ट होता है देन उसमें जो स्टेटमेंट्स है वो रिकॉर्ड एक महिला पुलिस ऑफिसर करेगी। सो आज के टॉपिक्स हमने बहुत इजीली समझ लिए हैं, एंड ऑल्सो बेयर एक्ट को जरूर पढ़िए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। एंड आपको कोई भी क्वेरी होगी आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।